नमस्कार साथियों। और आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की सेकंड क्लास, जो कि फर्स्ट क्लास इससे पहले हम कर चुके हैं। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, जो कि राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास शुरू करने से पहले वही लाइन कि शिक्षा की कद्र करो, एक दिन वो तुम्हारी कद्र करवाएगी। जिस मुकाम तक तुम पहुंचना चाहते हो ये तुम्हें वहां पहुंचाएगी। भाई सब लोग शिक्षा की कद्र करें, ये बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा पढ़ाई पढ़ाई करना अति आवश्यक है। एक पढ़ाई जीवन को बदल देती है, व्यक्ति के रहन सहन को बदल देती है, व्यक्ति के हर एक तरीका को तौर तरीकों को बदल देती है। तो पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। बात करें अगला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके थे। अब 51वां क्वेश्चन। शीत युद्ध के दौरान विश्व को किस आधार पर बांटा गया था? शीत युद्ध के दौरान विश्व को किस आधार पर बांटा गया था? भाषा, धर्म, विचारधारा या भूगोल? किस आधार पर शीत युद्ध के दौरान विश्व को बांटा गया था? आप सभी को इसका आंसर बताना है। फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या कौन सा आधार था जिस आधार पर शीत युद्ध के दौरान विश्व को बांट दिया गया था? क्या आएगा? क्या आंसर होने वाला है इसका? विचार धारा के आधार। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो शक्तियों में बढ़ चुका था, सोवियत संघ और अमेरिका। जिसके बीच विचारात्मक जो लड़ाई लड़ी गई, विचारात्मक जो तनाव उत्पन्न हो गया था, उसी को बोला गया शीत युद्ध। तो कैसी विचारधारा के रूप के आधार पर इनको बांट दिया गया था, अलग अलग रूप में बांट दिया गया था विचारधारा के आधार पर। अगला क्वेश्चन। नाटो संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? जो नाटो संगठन है, नाटो संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? आर्थिक सहयोग, सामूहिक सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान या पर्यावरण संरक्षण? किस उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना यानी कि नाटो संगठन की स्थापना करी गई थी? क्या रहेगा इसका आंसर? क्या इसका सही आंसर होने वाला है? आर्थिक सहयोग या सामूहिक सुरक्षा या सांस्कृतिक आदान प्रदान या पर्यावरण संरक्षण? क्या है इसका सही आंसर? आंसर सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा को लेके नाटो संगठन, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो संगठन की स्थापना करी गई थी सामूहिक सुरक्षा को लेकर या सामूहिक सुरक्षा के चलते। अगला क्वेश्चन। वार्षा संधि किसके नेतृत्व में बनी थी? वार्षा संधि, वार्षा पैक्ट किसके नेतृत्व में बनी थी? क्या क्या होने वाला है इसका आंसर? वार्षा संधि जो है या वार्षा पैक्ट भी इसको बोला जाता है, तो यह किसके नेतृत्व में बनी हुई थी? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या सोवियत संघ? तो वार्षा संधि जो है वह किसके नेतृत्व में बनी हुई थी? सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्षा संधि बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस परिस्थिति में उभरा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में या गुटनिरपेक्ष शब्द के बारे में पिछली वीडियो में हम बहुत कुछ बता चुके हैं। उपनिवेशवाद के विस्तार से, शीत युद्ध के दबाव से, औद्योगिक क्रांति से या वैश्वीकरण से? कौन सा ऐसा कारण था जिस कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष जैसी विचार है, जो परिस्थिति है, जो वह उभरी हुई थी? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका प्रमुख कारण रहा है जिस कारण के चलते उपनिवेशवाद को गुटनिरपेक्ष आंदोलन को या गुटनिरपेक्षता को प्रधानता दी गई थी? ऐसा कौन सा कारण रहा था? क्या रहेगा? शीत युद्ध के दबाव से, क्योंकि शीत युद्ध था। शीत युद्ध में विचारधारात्मक लड़ाई लड़ी जा रही थी सोवियत संघ और अमेरिका के। वहां दिखा जाए तो कोई इस गुट में शामिल हो रहा है, कोई उस गुट में शामिल हो रहा है। तो भारत ने एक ही निर्णय लिया, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना तो सोवियत संघ ना ही अमेरिका, हम स्वतंत्र रहेंगे, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएंगे, जिसको उन्होंने किसके अंतर्गत रखा? गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत रखा। तो ये किसके कारण? शीत युद्ध के दबाव से उत्पन्न हुआ कि भैया शीत युद्ध में देखा गया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो हम इन सब से बचना चाहते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुटनिरपेक्ष देशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भी गुटनिरपेक्ष देश थे, किसी एक गुट में शामिल होना नहीं, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना बिल्कुल, सैन्य शक्ति बढ़ाना, युद्ध करना? क्या इसका आंसर होगा?
जो भी गुटनिरपेक्ष देश हैं, गुटनिरपेक्ष देश का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसी एक देश में शामिल होना, किसी एक गुट में शामिल होना, या स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, या सैन्य शक्ति बढ़ाना, या युद्ध करना, क्या इनका प्रमुख आधार था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का? क्या रहेगा? स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। गुटनिरपेक्ष देशों का मुख्य उद्देश्य यही था, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। हम किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होंगे, शांतिमय वातावरण बनाए रखेंगे, सबकी सुरक्षा, सबके साथ रहेंगे, ऐसी भावना इसकी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को किस समस्या का सामना करना पड़ा? सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन जब हो जाता है तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को, रूस जो कि इसका उत्तराधिकारी बना हुआ था, इसको किस समस्या का सामना करना पड़ा? सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो रूस को किस समस्या का सामना करना पड़ा? फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूस को किस चीज का, किस समस्या का सामना करना पड़ा? क्या आंसर? आर्थिक संकट। तो रूस को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था सोवियत संघ के विघटन के बाद। अमेरिका की वैश्विक भूमिका को किस शब्द से व्यक्त किया जाता है? जो अमेरिका है, अमेरिका की वैश्विक भूमिका, पूरे विश्व में जो इसकी भूमिका है, इसको किस शब्द से व्यक्त किया जाता है? क्षेत्रीय शक्ति, उभरती शक्ति, महाशक्ति, मध्यम शक्ति। ये तो सबको आना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका? अमेरिका को वैश्विक भूमिका को किस शब्द में व्यक्त किया गया है? महाशक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में इसको व्यक्त किया गया है कि अमेरिका कैसी है? एक महाशक्ति है। अगला, हार्ड पावर शब्द, हार्ड पावर का संबंध किससे है? एक हमने पढ़ा है सॉफ्ट पावर, अब पढ़ेंगे हार्ड पावर। संस्कृति, कूटनीति, सैन्य बल या मीडिया। तो हार्ड पावर, जैसे हम सॉफ्ट पावर का पढ़ के आए हैं, सॉफ्ट पावर शब्द का संबंध संस्कृति से होता है, इसी प्रकार से बताएं हार्ड पावर शब्द का संबंध किससे होगा? हार्ड पावर शब्द का संबंध किससे होगा? तो हार्ड पावर शब्द का संबंध किससे होने वाला है? सैन्य बल से। सॉफ्ट पावर का संस्कृति से और हार्ड पावर का सैन्य बल से। अगला, चीन के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार क्या रहा है? जो चीन है, चीन का आर्थिक विकास जो हुआ, तो आर्थिक विकास के पीछे इसका मुख्य आधार क्या रहा? कृषि, समाजवाद, उदारीकरण या विदेशी ऋण। तो चीन का जो आर्थिक विकास रहा है, इस आर्थिक विकास में सबसे मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण यहाँ पर क्या हमें देखने के लिए मिला कि चीन ने ऐसा क्या काम किया जिस काम से लेकर, जिस काम को चलते यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसकी अर्थव्यवस्था में एक विकास हुआ, अर्थव्यवस्था में एक विकास यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। तो चीन ने क्या किया? कृषि, समाजवाद, उदारीकरण या विदेशी ऋण। क्या किया? विदेशी ऋण ले लिया? नहीं नहीं, क्या है? उदारीकरण। इसने क्या किया? उदारीकरण यहाँ पर लागू कर दिया। उदारीकरण में क्या होता है? सरकार का नियंत्रण यहाँ पर कम कर दिया जाता है, इससे लोग आएंगे, व्यापार करेंगे, उद्योग धंधे बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर अलाउ कर दी जाती हैं। तो इस कारण से यहाँ पर बात करें हम तो चीन की अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास यहाँ पर देखने के लिए मिला। अगला क्वेश्चन, चीन की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है, बहुदलीय है, एक दलीय है या राजशाही है? तो चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है, चीन की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है? फटाफट आंसर दीजिए। चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह कैसी इसकी व्यवस्था है? चीन की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह एक दलीय है, कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व। तो यहाँ पर जो बात करें हम, एक दलीय यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था है। यूरोपीय संघ का राजनीतिक प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक है? यूरोपीय संघ का राजनीतिक प्रभाव यदि देखें हम तो कहाँ पर है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या अमेरिका?
कहाँ पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है? किसका? अफ्रीका, एशिया, सब लगा दो। यूरोप का। किसका? यूरोपीय संघ का राजनीतिक प्रभाव जो है, यूरोपीय संघ का राजनीतिक प्रभाव सबसे ज्यादा यूरोपीय क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है। यूरोपीय संघ है क्योंकि वह तो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमें? यूरोप में। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए कौन सा संगठन है? हाँ, यहाँ से आए थे है ना। दक्षिण एशिया के लिए, दक्षिण एशिया का जो क्षेत्रीय सहयोग है भैया, यहाँ के क्षेत्र का विकास करना, सबकी सहायता करना, इसके लिए कौन से संगठन को बनाया गया था? तो इस संगठन को क्या बोला जाता है? दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए कौन सा संगठन है? आसियान, सार्क, ईयू या नाटो? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सार्क। अब सार्क का फुल फॉर्म क्या है? एशियन, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? ईयू का, ये सब लिखा हुआ है मैंने टाइम बचाने के लिए। यहाँ पेन से लिखूंगा टाइम जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। सार्क, सार्क का अर्थ क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ईयू का अर्थ क्या होता है? यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ। नाटो का अर्थ क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इन सब इनके क्या होते हैं? फुल फॉर्म होते हैं। ये संगठन, ये संगठन सबके फुल फॉर्म में नाम याद होना अति आवश्यक है। चलिए, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? भारत पाक युद्ध 1971 का प्रमुख परिणाम क्या था? जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ, उसका परिणाम क्या निकला? कश्मीर विवाद समाप्त हो गया क्या? बांग्लादेश का निर्माण हुआ? परमाणु परीक्षण या शिमला समझौता? इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर है बांग्लादेश का निर्माण। 1971 के युद्ध के पश्चात जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया था, बांग्लादेश बना दिया गया था। बात करें कश्मीर विवाद, वो तो आज तक समाप्त नहीं हुआ है। परमाणु परीक्षण शिमला, कितने परमाणु परीक्षण होते हैं? 2 परमाणु परीक्षण होते हैं। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ, इधर इसकी जानकारी रहेगी। परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण देखने के लिए मिलता है। द्वितीय इसके इसके संबंध में और बात करें, स्माइलिंग बुद्धा, इसको क्या कहा गया? प्रथम परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर किया गया यह परमाणु परीक्षण? पोखरण, राजस्थान, राजस्थान के पोखरण में यह परीक्षण किया गया। किसके शासन में हुआ? इंदिरा गांधी के समय पर प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण, राजस्थान, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी के समय पर किया गया। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? 11 से 13 मई 1998 में किया गया। किस नाम से जाना गया? ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया। कहाँ पर हुआ? पोखरण, राजस्थान में ही हुआ। किसके समय हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर। अब बात करें शिमला समझौता क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य होने वाला समझौता। कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को होता है। किस किस के मध्य हुआ? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। भारत से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के मध्य क्या होता है? शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध क्या है? भारत चीन युद्ध 1962 का मुख्य कारण क्या था? जल विवाद, व्यापार विवाद, सीमा विवाद या धर्म विवाद? इसका आंसर क्या होने वाला है? फटाफट आंसर टिक कीजिए। भारत चीन युद्ध 1962 का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या रहा है इसका? सीमा विवाद। सीमा विवाद के चलते ही भारत और चीन के मध्य 1962 में लड़ाई लड़ी गई। अगला क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1919, 1939, 1945, 1950। इसका आंसर प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए। क्या है इसका आंसर? 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इसकी स्थापना होती है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो कि 1945 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ, यानी कि जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क या लंदन? क्या है इसका? न्यूयॉर्क। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए इसका मुख्यालय है। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा है? भारत, जापान, जर्मनी, फ्रांस। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, कुल सदस्य, इन सब के बारे में हम पढ़ के आए हैं। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सदस्य है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का स्थायी सदस्य है? कौन सा स्थायी सदस्य है? तो वह है फ्रांस। ना कि भारत, ना जापान, ना जर्मनी, फ्रांस इसका स्थायी सदस्य है। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानव अधिकारों की सार्वजनिक रूप से घोषणा कब की गई? 1945, 1947, 1948, 1950। कब की गई इसकी घोषणा? 1948। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। अगला, पारंपरिक सुरक्षा में किस खतरे पर बल दिया जाता है? ये सुरक्षा पारंपरिक अपारंपरिक दोनों के बारे में हम बता चुके हैं। फटाफट से इसका आंसर कीजिए, क्या आंसर होने वाला है इसका? पारंपरिक सुरक्षा में किस खतरे पर बल दिया जाता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला है इसका आंसर? पारंपरिक यानी कि बाहरी सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा यानी कि युद्ध, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, ये सब आप पारंपरिक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका क्या आएगा? युद्ध। गैर पारंपरिक सुरक्षा का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर भी आना चाहिए, ये तो बता ही चुके हैं। सीमा विवाद, परमाणु हथियार, आतंकवाद या आर्थिक संकट। सीमा विवाद, परमाणु हथियार, आतंकवाद या आर्थिक संकट गैर पारंपरिक सुरक्षा का उदाहरण। इसका भी आपको आंसर आना चाहिए। क्या हो जाएगा? सीमा विवाद हो नहीं सकता है, तो पारंपरिक है। परमाणु हथियार ये भी नहीं होगा। आतंकवाद आपका आंसर हो जाएगा। आर्थिक संकट भी हो सकता है, तो आप इसकी जगह पर कुछ और कर सकते हैं। आर्थिक संकट की जगह पर ये दो ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, ये ऑप्शन एरर है या टाइपिंग मिस्टेक है। इसकी जगह पर आप कुछ और कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैं बोल दूँ, यहाँ हो सकता है और कुछ कर दूँ, जैसे युद्ध। युद्ध, तो अब जाके आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आतंकवाद। आतंकवाद कैसा है? गैर पारंपरिक यानी कि अपारंपरिक सुरक्षा का उदाहरण है। अगला, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देशों की दूरी बढ़ना, देशों का अलगाव, विश्व का आपसी जुड़ाव या सीमाओं का समाप्त होना। इसके बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से। क्या इसका आंसर होने वाला है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? आया? इसका अर्थ क्या है? विश्व का आपसी जुड़ाव।
विश्व का आपसी जुड़ाव ही क्या है? वैश्वीकरण। किसको सबसे अधिक प्रभावित किया है? आर्थिक क्षेत्र को। वैश्वीकरण से किस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है? प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। वैश्वीकरण से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है? उद्योग और सेवा में, ना कि कृषि क्षेत्र प्रशासन। उद्योग और सेवा में सबसे ज्यादा वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ा हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस स्तर पर कार्य करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस स्तर पर कार्य करती हैं? स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर? फटाफट इसका आंसर दीजिए। और हाँ, जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा है वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अभी ऐसी भावना बैठाल कर मत बैठें कि हमने पढ़ लिया, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे हम दोस्त। भाई सबको भेजो। ऐसी भावना कभी एक विद्यार्थी के मन में नहीं होनी चाहिए कि मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ा हुआ मैंने पढ़ लिया, एग्जाम में आने वाला है, दोस्त को पता नहीं चले या किसी और विद्यार्थी को पता नहीं चले। ये भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं हम वो सबको शेयर करें। ये जो वीडियो है ये वीडियो भी आप सबको शेयर करें। साथ ही आप जो भी कंटेंट आपको क्लास पीडीएफ नोट्स हैं, इसके पहले आपको थ्योरी जो दी गई है वो सब कुछ शेयर करें। क्या है, आपके द्वारा यदि किसी विद्यार्थी ने कुछ पढ़ लिया तो उसका भी भला होगा, उसके भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। ऐसी भावना कभी लेकर मत बैठना कि मुझे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो दूसरे को हम पीछे करेंगे। नहीं, आप पढ़ाई से पीछे करो उसको, खुद और ज़्यादा पढ़ो, खुद उससे ज़्यादा पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसी भावना नहीं रखो कि हम उसको नहीं बताएंगे। आप बिल्कुल बताओ, उसकी कैपेबिलिटी होगी तो वो भी पढ़ेगा। आप ऐसी भावना किसी भी विद्यार्थी को नहीं रखनी चाहिए कि हम ही पढ़ें बाकी दूसरा ना पढ़े। तो ये जो वीडियोज़ हैं ये सभी वीडियो आप खुद भी पढ़िए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। ये पक्का है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो इसका आंसर बताओ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस स्तर पर कार्य करती हैं? तो वो किस बहुराष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेंगी। किस स्तर पर कार्य करेंगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण की आलोचना क्यों की जाती है? अब वैश्वीकरण है, इसकी आलोचना क्यों की जाती है? विकास बढ़ाने के लिए, असमानता बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए या तकनीक लाने के लिए? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके चलते वैश्वीकरण की आलोचना की जाती है? फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? वैश्वीकरण की आलोचना क्यों की जाती है? आ गया, असमानता बढ़ाने के लिए। इसने असमानता बढ़ाई हुई है, समाज में असमानता बढ़ी है इसके कारण। तो वैश्वीकरण की आलोचना इसलिए की जाती है असमानता बढ़ाने के कारण। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति क्यों अपनाई? सैन्य शक्ति कमजोर थी इसलिए नहीं, स्वतंत्र निर्णय के लिए, अमेरिका के समर्थन हेतु, सोवियत संघ के दबाव में? किस कारण से भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया था? आंसर आना चाहिए। बता चुके हैं गुटनिरपेक्ष के बारे में संपूर्ण चीजें। क्या है? स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए। हम भैया किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते हैं, किसी की कठपुतली बन के नहीं रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया था। समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। अब वेस्ट ऑफ टाइम लीड्स यू टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि समय यदि आपने बर्बाद किया तो आप भैया समय बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि आपको बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि समय वापस आने वाला नहीं है। ये तो हम आए दिन सुनते रहते हैं, हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं, समय की बर्बाद नहीं करो, समय बर्बाद मत करो, समय लौट के नहीं आना है। वही बात है, समय की बर्बादी मत करो क्योंकि समय वापस आने वाला नहीं है। इस अभी जो समय है उसका सदुपयोग करो। समय की बर्बादी ही आपको विनाश की ओर ले जाती है। मित्र ऐसे बनो, जो भी मैंने पहले ही बताया, मित्र ऐसे बनो। मित्र का गुण क्या होता है कि अपने मित्र को सही मार्ग पर लेकर जाना। आप खुद पढ़ो, अपने मित्रों को भी पढ़ाई की सलाह दो, उसको भी सही रास्ते पर लेकर जाओ। अगला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? विस्तारवाद, शक्ति संतुलन, पंचशील या साम्राज्यवाद? जो भारत है, भारत की विदेश नीति का
प्रमुख आधार क्या है? फटाफट आंसर बताएं। क्या है इसका मुख्य आधार? आ गया। विस्तारवाद, शक्ति संतुलन, पंचशील या साम्राज्यवाद? तो इसका सही आंसर क्या है? पंचशील सिद्धांत। भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांतों की घोषणा किसके साथ हुई है? पंचशील सिद्धांत किसके साथ घोषणा की गई थी? चाइना के साथ। अच्छे से, जब हमारी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है इन सब चीज़ों को, आप लोगों को याद भी आ रहा होगा कि क्या चीज़ें कैसे कहाँ से रिलेटेड है। अगला, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? जस्ट अभी पढ़ के आए हमने परमाणु परीक्षण के बारे में। 2 परमाणु परीक्षण हुए, उनमें से यहाँ पर एक की सन दी गई है। तो भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया? यहाँ से 1962, 1971, 74 या 90? क्या है? 1974। दूसरा 1998। भारत की सुरक्षा नीति किस पर आधारित है? आक्रमण पर, प्रतिरोध पर, विस्तार पर या अलगाव पर? सेंसिटिव क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए कि भारत की सुरक्षा नीति है वह किस पर आधारित है? फटाफट आंसर दीजिए। आ गया। क्या है इसका आंसर? प्रतिरोध। क्या है? जो भारत की सुरक्षा नीति है वह प्रतिरोध पर आधारित है, विरोध ना करना। स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई? स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई थी? राजशाही, तानाशाही, लोकतंत्र या सैन्य शासन? इसका आंसर तो बिल्कुल आने चाहिए और आ गया होगा, है कि नहीं? स्वतंत्रता के बाद यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस प्रकार की व्यवस्था, शासन व्यवस्था भारत ने अपनाई थी? ना ही राजाशाही, ना ही तानाशाही, ना ही सैन्य शासन। कैसा? लोकतांत्रिक शासन भारत ने स्वीकार किया था। जब आजादी के बाद भारत लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए जा रहा था तो तमाम प्रकार के आलोचक थे, पत्रिकाएं थी, जिन्होंने भारत को पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से संबोधित किया। भारतीय नेताओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी ये देख जाएंगे, विफल होते हुए देख जाएंगे, तमाम प्रकार के शब्दों को यहाँ देखने के लिए हमें मिले थे। लेकिन भारत के जो हमारे नेता थे, सेनानी थे, उन्होंने अड़िग होकर इस चीज पर अमल किया कि हमें लोकतंत्र को कायम करना है, लोकतंत्र ही स्थापित करना है। क्योंकि यदि एक बार आलोकतांत्रिक शासन ने पांव जमा लिया तो फिर लोकतंत्र स्थापित करने में बहुत मुश्किल आएगी। तो वह अपने वचन पर, अपने भावों पर अड़िग बने रहे और लोकतंत्र को स्थापित किया। और जब 1951-52 में प्रथम आम चुनाव संपूर्ण अच्छे तरीका से खत्म हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, तो उन आलोचकों के मुंह पर भारत ने एक ताला लगा दिया था कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर देशों में, शिक्षित देशों में ही लागू किया जा सकता है, इसको कहीं भी लागू किया जा सकता है यदि सोच लिया जाए तो। तो ये एक भारत ने मिसाइल कायम की थी कि गरीब और अमीर, शिक्षित, ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं भी लोकतंत्र को लागू स्थापित कर सकते हैं। भारत ने वो करके दिखाया हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का संबंध किससे है? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का संबंध किससे है? सीमाओं से, नागरिकों को जोड़ने से, सेना से या विदेशी नीति से? तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? फटाफट आंसर बताएं। राष्ट्र का निर्माण सीमाओं से, सेना से, विदेशी नहीं, नागरिकों को जोड़ने से। राष्ट्र निर्माण यानी कि नागरिकों को जोड़ना, संगठित करना। भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ? इसके बारे में भी हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हम बता चुके हैं कि राज्य पुनर्गठन किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, कैसी चीज है। तो किस आधार पर? भाषा के आधार पर। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ है। भारतीय संविधान किस प्रकार का संघीय है?
भारतीय संविधान किस प्रकार का है? कमजोर, सशक्त, पूर्ण संघीय, अर्ध संघीय। तो भारतीय संविधान किस प्रकार का संघीय है, बताएं। किस प्रकार का संघीय है? कमजोर संघीय नहीं, सशक्त संघीय नहीं, पूर्ण संघीय ये भी नहीं, बचा क्या? अर्ध संघीय। अर्ध संघीय जिसमें केंद्र व राज्य दोनों चीजें होती हैं, दोनों केंद्र व राज्य शक्तियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र प्रमुख होता है लेकिन बंटवारा कर दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे हम इसको? अर्ध संघीय। एक दलीय प्रभुत्व के दौर में विपक्ष की स्थिति कैसी थी? जब एक दल, इसके बारे में भी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। एक दल क्या था, क्यों इसका प्रभुत्व था, कैसे फिर क्या हुआ, विपक्ष कब आया, विपक्ष मजबूत कब हुआ, कमजोर कब था, चीजें। जब एक दल का प्रभुत्व का दौर चल रहा था तो इस समय विपक्ष जो था वो कैसा था? कमजोर था। जब कमजोर था तभी तो उसका दौर चल रहा था, जब ये मजबूत हो गया तो उसका दौर खत्म हो गया था। क्लियर? 1967 के चुनाव में कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ? जब 67 का चुनाव होता है, जहां से गठबंधन राजनीति शुरू होती है, तो यहाँ पर कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ? केंद्र में सत्ता में नुकसान हुआ, राज्यों में सत्ता में नुकसान हुआ, राष्ट्रपति पद, संविधान नहीं। क्या चीज है? क्या आंसर आएगा इसका? कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? जो 67 के चुनाव में कांग्रेस को कहाँ नुकसान हुआ था? क्या केंद्र में सरकार नहीं बनी थी, या राज्य में सरकार, या राष्ट्रपति, या क्या? तो इसका है राज्य में सत्ता। कहीं कहीं पर कांग्रेस को सरकार बनाने में असमर्थता प्राप्त हुई थी, असफलता प्राप्त हुई थी। केंद्र में हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्य कहीं कहीं पर सरकार नहीं बन पाई थी, इसलिए राज्य में इसको नुकसान हुआ था। अगला, गठबंधन सरकार का मुख्य लाभ क्या है? जो गठबंधन सरकार बनाई जाती है इसका मुख्य लाभ क्या है? सरकार, क्या बोलेंगे? स्थिरता, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, तानाशाही या एक दलीय शासन। तो इसका मुख्य लाभ क्या होता है, बताएं फटाफट आंसर। क्या आंसर होगा इसका? गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार यानी कि बहुत से दल शामिल होकर एक सरकार बनाएंगे, तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि अधिक दल आएंगे मिलकर सरकार बनाते, तो इसमें अधिक वर्गों को, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? आपातकाल के बारे में पूरा पढ़ के आए हैं। आपातकाल में कौन से अधिकारों को ज़्यादा प्रभाव डाला गया, नुकसान पहुंचा, किसके समय आपातकाल लगाया गया था, प्रेस सेंसरशिप कब लगी, तो कब हुआ ये आपातकाल? 1975 में। आपातकाल कब घोषित कर दिया गया? 1975 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई? जो आपातकाल की घोषणा की गई 1975 में, वह घोषणा किस आधार पर की गई थी? अपना आंसर दें कि जो आपातकाल की घोषणा थी, वह आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? युद्ध के आधार पर, आर्थिक संकट के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, या प्राकृतिक आपदा के आधार पर? जो 75 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में, उसका आधार क्या था? आंतरिक अशांति की। आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई है, इसलिए आपातकाल घोषित किया जा रहा है। अगला क्या है? 1977 के चुनाव का परिणाम क्या रहा? 77 में चुनाव हुए, तो 1977 के चुनाव का परिणाम क्या रहा? कांग्रेस की जीत, विपक्ष की हार, जनता पार्टी की जीत, या आपातकाल जारी? 75 में आपातकाल लगाया गया। आपातकाल के बाद जो कि चुनाव पहले होना था, जो अब 1977 में चुनाव होते हैं आपातकाल की वजह से, तो आपातकाल के बाद चुनाव के जो परिणाम आए, परिणाम किस प्रकार से हुए? क्या कांग्रेस जीत गई, या विपक्ष की हार हुई, या जनता पार्टी की जीत हुई, या आपातकाल जारी रहा? तो इसका, हालांकि आपातकाल तो जारी नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपातकाल हट गया तभी जाके चुनाव कराए गए हैं, तो इसका आंसर सही होने वाला क्या है? कांग्रेस की जीत हो जाएगी। अरे भैया, आपातकाल का इतना प्रभाव पड़ा था कि विपक्ष की हार नहीं होगी, ना कांग्रेस की जीत होगी, जनता पार्टी की जीत होती है, क्योंकि चुनाव का मुद्दा ही क्या था?
आपातकाल के संदर्भ में कि आपातकाल में किस प्रकार से सरकार ने दोहन हुआ किया था लोगों का, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था, तमाम प्रकार से चीज़ों को सामने लाया गया था। अगला है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका किस स्तर पर अधिक होती है? क्षेत्रीय दलों की भूमिका किस स्तर पर अधिक होती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय होगा वो, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, या वैश्विक स्तर पर? तो जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका रहेगी वह कहाँ पर मजबूत रहेगी, या कहाँ पर ज़्यादा हमें प्रबलता के साथ देखने के लिए मिलेगी? क्षेत्रीय है तो अंतर्राष्ट्रीय तो होगा नहीं, राष्ट्रीय, प्रादेशिक स्तर पर, छोटे स्तर पर क्षेत्रीय दल यानी कि क्षेत्र में, यानी कि प्रादेशिक स्तर पर हमें देखने के लिए मिलेगा। पहचान की राजनीति का संबंध किससे है? पहचान की राजनीति, धर्म, जाति, भाषा, केवल अर्थव्यवस्था, केवल विदेश नीति, केवल सेना? धर्म क्या है? पहचान की राजनीति। पहचान की राजनीति का संबंध किससे है? किससे होगा? धर्म, जाति, भाषा। धर्म, जाति, भाषा। मंडल आयोग का संबंध किससे है? आर्थिक सुधार से, पिछड़ा वर्ग से, महिला सशक्तिकरण से, विदेश नीति से? आर्थिक मंडल आयोग का संबंध किससे है? मंडल आयोग वाला प्रश्न भी पहले आया था, वहां भी मैंने बताया था इसका संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग से। पिछड़ा वर्ग के लिए दलील करना मंडल आयोग का काम था। अगला क्वेश्चन मंडल आयोग के बारे में ही दिया गया है कि जो मंडल आयोग है वह क्या कैसी चीजें हैं, है ना। मंडल आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी काय के संदर्भ में? अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में। 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सौंपी थी। पूछ लिया जाता है मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो कब सौंपी? 31 दिसंबर 1980 को। किसको? किस राष्ट्रपति कौन थे उस समय? नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति थे। संसद में अब इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद संसद में लागू करने की घोषणा कब की? अगस्त 1990 में। क्वेश्चन बनता है कि जो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 31 दिसंबर 1980। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसद में इसको लागू करने की घोषणा कब की? अगस्त 1990 में इसको संसद में लागू करने की घोषणा की थी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण वगैरह की बात करी गई थी। अगला क्वेश्चन 1991 की नई आर्थिक नीति में क्या शामिल था? 91 की जो नीति थी, आर्थिक नीति थी, उसमें क्या था? राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, नियंत्रण, या समाजवाद? इनमें से कौन सा आपका आंसर होने वाला है? फटाफट आंसर बताइए। क्या आंसर होगा इसका? 91 की जो आर्थिक नीति थी इसमें क्या शामिल था? उदारीकरण। इसमें क्या शामिल था? उदारीकरण इसमें शामिल था। उदारीकरण का अर्थ क्या है? सरकार सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, सरकारी नियंत्रण कम करना, सरकार बढ़ाना, या व्यापार बंद करना? तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? सरकारी नियंत्रण को कम करना। नेक्स्ट, निजीकरण से क्या बढ़ा है? निजीकरण से क्या बढ़ा है? सरकारी नौकरियां बढ़ी हैं, निजी निवेश बढ़ा है, कर, सब्सिडी। निजीकरण के बारे में पहले बता के आए हैं। निजीकरण क्या कहलाता है? निजीकरण के क्या, किसको लाभ होता है, किसको क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीजें भी हम अभी बता के ही आए हैं। इसके पहले जो क्वेश्चंस आए हैं, क्या है निजीकरण का? निजीकरण का प्रभाव, निजीकरण का क्या बढ़ा है? निजीकरण से निजी निवेश बढ़ा है। अगला, वैश्वीकरण से तकनीक का क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण से तकनीक का क्या प्रभाव पड़ा? तकनीक घटी, तकनीक सीमित हुई, तकनीक का प्रसार हुआ, तकनीक समाप्त हुई? तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा? टेक्नोलॉजी किस प्रकार से देखने के लिए हमें मिल रही है? तो टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का प्रसार हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी है। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? धन, सत्ता, संविधान, जनता? अब बताओ, इसमें फंसोगे, पक्का फंसोगे।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जनता, संविधान, सत्ता या धन? क्या है? इसमें रहेगा जनता, क्योंकि जनता, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। संविधान में मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं? मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं संविधान में? राज्य को शक्तिशाली बनाने हेतु, या नागरिकों की स्वतंत्रता हेतु, या सरकार बदलने हेतु, या न्यायपालिका के लिए? काहे के लिए दिए गए हैं ऐसे मौलिक अधिकार? संविधान में मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं? नागरिकों की स्वतंत्रता हेतु, कि नागरिक स्वतंत्र रह सकें, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संघीय व्यवस्था में राज्यों को क्या प्राप्त होता है? संघीय व्यवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता, सीमित अधिकार, शक्तियों का हिस्सा या विदेश नीति? क्या आंसर होने वाला है? फटाफट आंसर बताएं। संघीय व्यवस्था में राज्यों को क्या प्राप्त होता है? शक्तियों का हिस्सा या सीमित अधिकार? शक्तियों का हिस्सा। संघीय शासन में, संघीय व्यवस्था में राज्यों को शक्तियों का हिस्सा प्राप्त होता है। इसके पहले बता चुके, संघ यानी केंद्र और राज्यों को शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। भारतीय लोकतंत्र की निरंतरता का कारण क्या है? भारतीय लोकतंत्र की निरंतरता का कारण सेना, संविधान और संस्थाएं, विदेशी दबाव या नौकरशाही? लोकतंत्र की निरंतरता, की लोकतंत्र बना हुआ है, इसका कारण क्या है? बता चुके हैं पहले क्वेश्चंस में। क्या है? संविधान और संस्थाएं। संविधान ही लोकतंत्र को बचाए हुए है, संविधान ने ही लोकतंत्र को बना के रखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, आप सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपको 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे चलते हैं। 50-50 क्वेश्चन की सीरीज है, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर? बाकी आप MG क्लासेस पृथ्वीपुर का यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आपको वीडियोज मिलेगी। MG क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, PDF प्राप्त करने के लिए यहाँ इसको ज्वाइन करें। MG क्लासेस ऑफिशियल का इंस्टाग्राम चैनल, इसको शॉर्ट नोटिस, इंपोर्टेंट जानकारी जो भी होती है यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। MG क्लासेस पृथ्वीपुर का व्हाट्सएप चैनल, इसे भी आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर आपको PDF क्विज वगैरह यहाँ पर प्राप्त होती है। बाकी ये अजय सर, ऋषभ सर और ये मैं राजीव, आपको क्लास देखने के लिए थैंक यू। आप अपना रिव्यू जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आप कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। साथ ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ।